यहाँ है ना, कुछ रखना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, ये बहुत नीचे हो जाता है। ऑनलाइन। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 10 मिनट लेट हो गए क्योंकि मैं नीचे चला गया था। मुझे लगा ध्यान रही न रखे कि क्लास नीचे होगी, फिर नीचे से ऊपर आया, जबकि मेरी क्लास बिल्कुल एडजॉइनिंग क्लासरूम में ही थी। वहाँ से नीचे गया, नीचे से ऊपर आया। ठीक है, तो कल से टाइम पे स्टार्ट होगी, जो भी टाइम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्टार्ट कहाँ से किया जाए ये सोचने वाली बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे 2 3 4 दिन लगते हैं आपसे ट्यून अप होने में। कभी भी बैच खत्म होने के बाद जब बच्चों से बात होती है कि सर शुरू में, हाँ हमें आपको शुरू से पढ़ने में दिक्कत आती थी, शुरू के 2 3 दिन 4 दिन आप बहुत डीप में चले जाते थे। अभी भी जिस क्लास में मैं जो फिनिशिंग होने वाली उनको जो मैं लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अब उनका तो ऐसा फटाफट होता है, इतना स्पीडली होता है उनका हर चैप्टर। तो मैं बोलता हूँ कि बेटा अब आप इतना ट्यूनअप हो गए हो, इतना अच्छा आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हो। बोले हाँ सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आता है। शुरुआत में आप इतनी डेप्थ में आते थे, हमारी आदत नहीं थी इतनी डेप्थ में आने की, तो हमें शुरू में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो आपको भी शायद वो दिक्कत होगी, हो सकती कल भी हुई हो। हुई है कल थोड़ी बहुत? नहीं हुई? अच्छा। तो मुझे बस सोचना ही पड़ता है कि मैं स्टार्ट क्या करूँ जिससे आप लोग बड़े खुश खुश घर जाओ। तो मैं क्या वही सोच रहा हूँ। जनरल एंट्री शुरू कर देते हैं अपन। जनरल एंट्रीज या कुछ बेसिक शुरू करते हैं। हम आज बेसिक लेते हैं लॉसेस को लेकर के। मैं चैप्टर कल से स्टार्ट कर दूंगा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कल से स्टार्ट कर दूंगा। आज हम और थोड़ा जनरल एंट्रीज बेसिक वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज आपको आती होगी। ठीक है बेटा, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी कुछ पॉइंट की जरूरी है जो आगे काम भी आएगा, और जनरल एंट्री भी साथ में हो जाए। जैसे हम नंबर 1, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटी हो, जो भी हो, स्पेशली मैं कंपनी की बात करूं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उस पर, उस कंपनी पर या उस ऑर्गेनाइजेशन पर दूसरे बिजनेसमैन ने टूट फाइल किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने आप लोग को माल सप्लाई किया, आप मेरे कस्टमर हैं, और मैंने आपको जो गुड्स सप्लाई किया वो गुड्स के बारे में हम लोगों में डिस्प्यूट है। आप कहते हैं कि आपने डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई किया, और मैं कहता हूं कि भाई मैंने अच्छा गुड्स सप्लाई किया था, डिफेक्ट बाद में आया। आप कहते हैं कि गुड्स डिफेक्टिव था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एब इनिशियो, मतलब गुड्स खराब था, आपने खराब गुड्स दिया। और मैं कह रहा हूं कि भाई गुड्स अच्छा था, आपको डिलीवर हो गया था, उसके बाद आपके यहाँ टूट फूट हुई, मैं क्या करूं? मैं क्यों लॉस बेयर करूं? इस पर हमारा डिस्प्यूट है। तो आप और मैं आपकी बात मान नहीं रहा, और आप, तो फिर आप कोर्ट चले गए। आपने मेरे ऊपर मान लीजिए 2 लाख रुपीस का क्लेम किया, 2 लाख रुपीस का मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। आपका मानना है कि आपको उस गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स की वजह से 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो आप मुझसे 2 लाख रुपए का क्लेम मांग रहे हैं, क्लेम फॉर डैमेज। आपने मुझ पर सूट फाइल किया है, दावा लगाया है कोर्ट में, कोर्ट केस कर दिया मेरे ऊपर, 2 लाख रुपए दिलवाओ। मैं कहता भाई नहीं देना, कोर्ट में केस लड़ूंगा मैं। अब ये 2 लाख रुपए का मेरे यहाँ क्या ट्रीटमेंट हो ये सोचते हैं आज। इस 2 लाख रुपए का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो मेरे यहाँ, ये मैं आपसे पूछता हूँ। चलो आप क्या बोलते हैं, मैं 2 लाख का क्या करूं? 2 लाख रुपए का आपने मुझ पर सूट फाइल किया है, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो ये 2 लाख रुपीज का आपने मुझ पर जो सूट फाइल किया है, और इधर आ गई 31 मार्च, ईयर एंडिंग, और अभी कोर्ट में केस गया ही है, अभी केस चलेगा। अभी इस 2 लाख रुपीज का मैं क्या करूं? 31 मार्च ईयर एंड को क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? कौन बोल रहा है बेटा? आप बोलो ना, बिल्कुल बिंदास होकर बोलो, बिल्कुल यही होना चाहिए, गलत सही तो हिम्मत है, होना चाहिए बात करने की, बोलने की, बोलो। रिजर्व, कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी,
आप कह रहे हैं ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जब आप कुछ कुछ देखिए बेटा, अब इसमें बताऊं, आप सही बोल रहे हैं, सब कुछ 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 बोल रहे हैं। जैसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एज ए फुट नोट, इसी का भी बोल रही है कि इसको शो किया जाए एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बाय वे ऑफ फुट नोट। बिल्कुल। देखिए बेटा, इसमें मैं आपको बताऊं, यदि मुझे लग रहा है कि मैं केस जीतूंगा, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं, मेरे एडवोकेट ने भी कहा है कि भाई चिंता भी मत करो, ये केस तो तुम जीते जिताए हो, कुछ नहीं होना है उसका, जबरन उसने सूट फाइल कर रखा है, हम बिल्कुल सेफ हैं। जब मुझे ये पूरा पक्का भरोसा है कि मुझ पर ये क्लेम की लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो मुझे उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए कोई एंटीसिपेटेड लॉस ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको लॉस ही नहीं मान रहा हूँ, मुझे लॉस होगा ही नहीं, तो एंटीसिपेटेड भी नहीं हुआ, तो मुझे इसके लिए इस क्लेम जो कि मेरे लिए लॉस है, यदि देना पड़ा तो मुझे मेरे लिए लॉस है, पर मुझे पता है कि नहीं देना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो मुझे इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाना चाहिए। बल्कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, मुझे इसको बस बैलेंस शीट के बाहर, मैं अपने आप को एक कंपनी का मान कर चल रहा हूँ कि मुझे कंपनी की बैलेंस शीट के बाहर बस ये बता देना चाहिए कि मेरे ऊपर एक दावा लगा हुआ है, एक सूट फाइल किया हुआ है, क्लेम फॉर डैमेज है, और वो लाइबिलिटी अभी, क्योंकि वो अभी क्लेम अंडर डिस्प्यूट है, पर उसको मैं शो करूंगा एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, संभावित दायित्व। डिस्क्लोजर, जो बैलेंस शीट पढ़ने वाले लोग हैं, शेयर होल्डर, उनको पता तो पड़ जाए कि हाँ कंपनी पर ही दावा लगा हुआ है, कम से कम नॉलेज तो मिले कि कंपनी पर ही सूट फाइल हुआ है। तो ये जो बैलेंस शीट के यूज़र हैं, बैलेंस शीट पढ़ने वाले लोग हैं, शेयर होल्डर हैं, आउटसाइडर हैं, उन बैंकर हैं, उनको पता पड़ जाए कि हाँ इस कंपनी पर एक दावा लगा हुआ है, सूट फाइल तो है, पर कंपनी उसको अभी अपनी लाइबिलिटी स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि हम केस जीत जाएंगे, तो भी कंपनी को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा बाय वे ऑफ कॉन्टिंजेंट। तो बैलेंस शीट के बाहर सिर्फ क्या दिखा देंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹2 लाख, ये कहा जाएगा बाय वे ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा, मुझे, मैं कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का अकाउंटेंट जो भी मान लो, मुझे अभी क्लियरिटी नहीं, एक तो था कि मुझे पूरा पक्का भरोसा है, लगभग भरोसा है कि हम केस जीतेंगे, तो मैं उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, बल्कि उसको शो कर दूंगा एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। लेकिन यदि मुझे लग रहा है कि यार केस हार भी सकते हैं, क्या भरोसा, और जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और श्योरिटी नहीं है, लग रहा है कि हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, तो ये क्लेम मेरे ऊपर आ सकता है और मुझे 2 लाख का लॉस हो सकता है। यदि क्लेम देना पड़ा तो वो क्लेम मेरे लिए एक लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, तो मुझे क्लेम देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये एंटीसिपेटेड लॉस है, और हमें एंटीसिपेटेड लॉसेस प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए। ये आपका, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस जो भी कहते हैं आप, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस जो भी कहें, उसके हिसाब से मुझे एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर, मुझे इस लॉस के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए, तो मैं इसके लिए बनाऊंगा प्रोविजन। अब मुझे अपना प्रॉफिट 2 लाख से कम कर लेना चाहिए, तो मेरी एंट्री होगी उस केस में P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। क्या एंट्री होगी, मैं प्रॉफिट से कम करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट 2 लाख से भी कम कर लूंगा, ये मानते हुए कि मेरे ऊपर क्लेम आ सकता है, क्योंकि एंटीसिपेटेड लॉसेस प्रोवाइड करने का एक बेसिक हमने पढ़ा है प्रूडेंस में कि हमें एंटीसिपेटेड प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉसेस प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए, तो करना चाहिए, 2 लाख से हमें प्रॉफिट कम कर लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, एंट्री, प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करने के लिए P&L डेबिट करना पड़ता है, तो P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम। तो देखिए उसकी मैं आपको एंट्री लिखवा दूं, हाँ तब मैं आपको अभी लिखवा दूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा, P&L टू, तो यहाँ PL में आएगा प्रोविजन फॉर क्लेम, और वो प्रोविजन मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, प्रोविजन फॉर क्लेम, ये प्रोविजन क्या आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ये। तीसरा, तीसरा तो ये है कि लगभग फैसला आने ही वाला है हमारे अगेंस्ट, प्रोसीडिंग हो गई, पहले हियरिंग बची है, और हमें पता है, पक्का पता है, पक्का पक्का कि हमें क्लेम देना ही पड़ेगा, हमारे अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है, मतलब हम, और हम पे
हमारे अगेंस्ट केस फैसला आने वाला है, लगभग संभावना है, लगभग नहीं 50% भी नहीं, अब तो 90% 95% प्रोबेबिलिटी है कि फैसला हमारे अगेंस्ट आएगा। तो अब ये प्रोविजन रहा या लाइबिलिटी मान ही लूँ, और या फिर यदि कोर्ट ने फैसला दे ही दिया, यह फैसला लगभग आने ही वाला है हमारे अगेंस्ट, तो क्या करेंगे? पी एंड एल टू क्लेम पेबल, फिर क्या गारंटी होगी? पी एंड एल डेबिट, ये तो लॉस है, ये तो कंफर्म लॉस है, उसको भी प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन बनाऊँ या क्लेम पेबल ही लिख दूँ? टू क्लेम पेबल ही कर दूंगा कि मुझे देना है, ये मेरी होगी करंट लाइबिलिटी। अब ये प्रोविजन नहीं रहा बल्कि करंट लाइबिलिटी होगी। तो यदि किसी लाइबिलिटी की संभावना बहुत 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 कम हो, तो हमें लाइबिलिटी आने की संभावना बहुत 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 कम हो तो हमको उसको शो करना चाहिए एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी की संभावना थोड़ी बहुत हो तो हमको ये बनाना चाहिए प्रोविजन, और लाइबिलिटी की संभावना बहुत ज़्यादा हो तो उसको क्लेम पेबल के नाम से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया है। तो उस केस में हमें एंट्री लिखवा दूं इसकी, क्या होगी? तो आप लिखिए अब हम, ये तो मैंने समझाया, ऐसे यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेज, वेरी लो और नील प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी। यदि क्लेम फॉर डैमेज है और लाइबिलिटी की संभावना या तो नहीं है या बहुत 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 कम है, तो क्या करेंगे? यहां पर फिर क्या करेंगे? इसको शो करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन, नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन। टू बी शोन, अरे क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? वेरी लो और नील, लिखते लिखते क्या हो गया इसमें? क्या कुछ क्या दब गया मुझसे? ओहो, 2 मिनट के लिए। ओह, अब लिख लो, वेरी लो और नील प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होने की संभावना या तो काफी कम है या नहीं है, प्रोबेबिलिटी। तो इसको क्या लिखेंगे? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन, टू बी शोन आउट ऑफ बैलेंस शीट एज ए नोट। इसको बैलेंस शीट के बाहर शो कर देंगे एज ए लाइबिलिटी। यदि हमको लग रहा है कि लाइबिलिटी नहीं आएगी, बहुत कम संभावना है या बिल्कुल संभावना नहीं, तो हमें उसको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमको उसको बाय वे ऑफ फुटनोट शो कर देना चाहिए एज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इट इज क्लियर? लेकिन यदि, यहां तक लिख लिया बेटा आप लोगों ने? यहां पर फिर मॉडरेट पॉसिबिलिटी या
प्रोबेबिलिटी की बात है। मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ लायबिलिटी। ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा। मॉडरेट क्या हो क्या रहा है ये। मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ लायबिलिटी, तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइड इट। ये भी नहीं दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी दिक्कत आ रही है क्या? वही कि वही, हाँ इधर स्क्रीन पे तो वही आ रहा है। क्या हो गया इसमें आज ऐसा? चलिए आपको लिख गया, आप लिखें मॉडरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ लायबिलिटी, उसके नीचे क्या लिखेंगे? प्रोवाइड इट या क्रिएट प्रोविजन या प्रोवाइड इट, हमें उसको प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा तो भी दिखेगा तो है नहीं, तो आप इसी मैं बोल देता हूँ, आप सिर्फ सुन लो। स्क्रीन ही फिक्स हो गई। अभी दिख रहा है प्रोवाइड इट, ठीक है। यदि हमको लग रहा है कि लाइब्रेरी आने की संभावना थोड़ी थोड़ी है, ना ज़्यादा ना कम, मॉडरेट यानी एवरेज पॉसिबिलिटी है कि लाइब्रेरी आ भी सकती है और नहीं भी, तो हमें उसके लिए क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए। और यहाँ पर आई ऑलमोस्ट श्योर, तो हमें फिर तो इसको कंसीडर इट जैसे करंट लाइब्रेरी, उसको क्या मान लो? कंसिडर्ड इट एज ए करंट लाइब्रेरी, उसको आप क्या मान लो? करंट लाइब्रेरी मान लो। ये तो मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया कि क्या होती है कॉन्टिंजेंट लाइब्रेरी और कब बनाते हैं हम प्रोविजन। आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? हाँ, अब मैं आपके सामने एंट्री स्टार्ट करता हूँ इसी रिस्पेक्ट में, एंट्री स्टार्ट करता हूँ इसी रिस्पेक्ट में, शुरू करता हूँ बेटा एंट्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, यहाँ पर क्लेम फॉर डेमेजेस। आज इसको हो क्या गया है? स्क्रीन, जो स्क्रीन है वो फ्रीज क्यों हो रही है बार बार? मेरे तो कुछ, तो चलो लिखो, क्या लिखेंगे? ऐसे लिखो, क्लेम फॉर डेमेजेस। एग्जाम्पल 1, क्लेम फॉर डेमेजेस ऑफ रुपीज 75,000, क्लेम फॉर डेमेजेस ऑफ रुपीज 75,000, क्लेम फॉर डेमेजेस ऑफ रुपीज 75,000, और ब्रैकेट में लिख लो
देयर इज ए, बस इतना लिख लो, देयर इज ए 50-60% probability of liability. There is a 50-60%, there is a 50-60% probability of liability. There is a 50-60% probability of liability. लाइबिलिटी आने की संभावना 50 से 60%, मतलब मॉडरेट होगी। ठीक है, तो अब लिखिए नीचे नंबर 1, क्लेम फॉर डैमेजेस डेबिट क्यों करते हैं। अच्छा ठीक है, अब नंबर 1, तो नंबर 1 एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर 1 लिखेंगे इसमें एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, नंबर 1 एंट्री लिखेंगे साल के अंत में। साल के एंड में बनता है P&L, आपका P&L अकाउंट बना हुआ है, वहां आपको प्रॉफिट 75 से कम करना है, तो आपको अपने P&L में 75 डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर क्लेम, क्योंकि अभी लाइबिलिटी कंफर्म नहीं हुई है, प्रोविजन बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर क्लेम। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट DR 75,000, P&L अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर क्लेम। इज इट ओके? ये एंट्री हुई कब, एट द एंड ऑफ द ईयर, P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम। प्रॉफिट पोस्टिंग करना आती है आप लोगों को बेटा, PL में क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और एक अकाउंट खुलेगा हमारी बैलेंस बुक्स में प्रोविजन फॉर क्लेम, वहां आएगा बाय P&L। तो हमारा प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट अगले साल तक जाएगा, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट खुला रहेगा और ये अगले साल भी जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रोविजन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा ये अकाउंट प्रोविजन फॉर क्लेम, आएगा ना, ये जाएगा। शायद आपने कंपनी का फॉर्मेट पढ़ा हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है क्या, क्या CA फाउंडेशन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट था? 12th में तो था, मुझे पता है, मैं 12 की बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ बच्चे PCM के होंगे, इसलिए मैं बात CA फाउंडेशन की कर रहा हूँ। क्या CA फाउंडेशन में बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का फॉर्मेट था? फॉर्मेट था लेकिन ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि आपको शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, ये पूरा चैप्टर है, तो मैं इसका कंपनी में इसको कहाँ डिस्कस करते वो बता भी नहीं सकता फिर मैं तो, बताने का मतलब नहीं, क्योंकि उन्हीं को समझ में आएगा जिसने पढ़ा हुआ है, तो बेहतर है बस इतना एंट्री। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, P&L टू प्रोविजन फॉर क्लेम। हमने इस एंटीसिपेटेड लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट कर लिया जो हमें करना चाहिए। ठीक है, हाँ अब ये एंट्री होगी करंट ईयर ईयर एंड में। ठीक, हमने कितने का प्रोविजन बनाया, 75 का बनाया। अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर सेकेंड एंट्री कब कर रहे हैं, नेक्स्ट, ये तो साल खत्म, नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर हमने प्रोविजन बना दिया 75,000 का, अब अगले साल फैसला क्या हुआ और उसकी एंट्री क्या होगी, क्या माने अभी, मैं दोनों से बता सकता हूं, हमारे अगेंस्ट फैसला आया, हमारे फेवर में आया, क्या मानूं? तो लिखे नेक्स्ट ईयर, इफ क्लेम रिजेक्टेड बाय कोर्ट, इफ क्लेम रिजेक्टेड बाय कोर्ट, यदि क्लेम ने, कोर्ट ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं देना, कोर्ट ने कहा कि भाई कोई क्लेम नहीं बनता, मतलब हमें 75 देने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, तो अब हम एंट्री क्या करेंगे बेटा? बेटा जो हमने प्रोविजन बना रखा है वो अब प्रोविजन की जरूरत नहीं रही, बल्कि हमने जो प्रॉफिट 75 से कम कर दिया था, ये सोचते हुए कि हमें क्लेम देना पड़ेगा, पर हमें क्लेम देना नहीं पड़ा और ना देना पड़ेगा, तो हमें 75 की इनकम माननी पड़ेगी अब, क्योंकि पिछले साल 75 से प्रॉफिट कम कर चुके, तो हमें 75 से इस साल प्रॉफिट बढ़ाना भी पड़ेगा, इनकम माननी पड़ेगी। पिछले साल लॉस माना था तो इस साल उसे इनकम माननी पड़ेगी, इनकम गेन मानना पड़ेगा, जरूरी हो जाएगा। तो क्या एंट्री करेंगे बेटा उस साल,
प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट, उसे रिवर्स मारो, प्रोविजन फॉर क्लेम जो आपने क्रेडिट कर रखा है उसे डेबिट करो, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट 75,000। प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट कर दो टू, ठीक है। मैं यदि आपको कंफर्ट जोन में रखूं और आपको ज़्यादा तकलीफ न देना चाहूं तो मैं आपकी बात मान सकता हूं, पर मुझे इंटरनली ये मुझे पता है कि मैं उतना सही नहीं हूं, पर आपका काम चल जाएगा शायद, चल जाएगा, चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। 2 PNL लिख दो और काम खत्म करो। बेटा मेरी बात सुनो, क्या सुनना चाहोगे? फिर ये तो नहीं बोलोगे सर आपका शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था, बहुत हाई जाते थे, डीप में जाते थे। बेटा मैं सीए का टीचर होकर डीप में ना जाऊं तो फिर मेरे आने, आपके यहाँ आने का मतलब क्या है? और मेरे क्या बेनिफिट है मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस का, यदि मैं डीप में ना जाऊं और वही एंट्री दिखाते रहूं, माल खरीदने की एंट्री करो, सेल की एंट्री करो, सैलरी की एंट्री करो, डेप्रेशन की एंट्री करो, यही पढ़ाऊंगा तो फिर आप में 11th 12th तो मेरे में फ़र्क क्या रहा? ठीक है। तो बेटा क्या होता है, क्या कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया होगा हमारे फेवर में वो साल के एंड में दिया होगा या साल के बीच में भी आ सकता है? तो क्या उस दिन पीनल बनता है साल के बीच में? तो आपने ये एंट्री तो उस दिन करनी होगी। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया आपको खुश होकर तुरंत प्रोविजन कैंसिल करेंगे, तो प्रोविजन कैंसिल की एंट्री कब हो रही है? साल के बीच में, जब कोर्ट का फैसला आया। क्या उस दिन पीनल बनता है? पीनल तो ईयर के एंड में बनता है, और आप एंट्री कब कर रहे हो? साल के बीच में। तो पीनल अकाउंट कैसे खोल दोगे साल के बीच में आप? साल के बीच में पीनल नहीं खुलता, वो साल के एंड में खुलता है। तो आपने साल के बीच में पीनल कैसे खोल दिया? इसलिए मैंने कहा था चलने दो, धकता है तो धकने दो, पर वो गलत तो है ना बेटा। कैसे मैं एक्सेप्ट कर लूँ? मैं अकाउंट का टीचर हूँ। तो वो है तो गलत, पर ठीक है, आपको ज़्यादा कष्ट ना पहुंचाते हुए मैं एंट्री लिखवा देता हूँ, प्रोविजन फॉर क्लेम 2 P&L। बाकी वो एंट्री है गलत, मैंने गलत क्यों ये बता दिया, पर वो आप समझ गए कि गलत तो है। पर अब हम ज़्यादा डेप में जा नहीं सकते क्योंकि मैं बदनाम होना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने गलती बता दी कि मैं क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ बाय हार्ट। लेकिन अब आप कंफर्टेबल रहो, एक नई चीज़ सीखनी नहीं पड़े, आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ ना उठाना पड़े, तो मैंने एंट्री लिखा दी प्रोविजन फॉर क्लेम 2 P&L। चलेगा? चलो बेटा, आपको प्रोविजन फॉर क्लेम को डेबिट कर कर एक इनकम अकाउंट खोलना पड़ेगा। इनकम अकाउंट, जैसे आपने लॉस का अकाउंट खोला था ना पहले, एक इनकम अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो इनकम अकाउंट जाएगा पीएनएल में ईयर के एंड में। मतलब आपको एक अकाउंट और खोलना पड़ेगा अभी, और वो अकाउंट जाएगा पीएनएल में ईयर के एंड में। तो मैं आपको वो एंट्री लिखवा तो सकता हूँ, लिख लो। ये क्या लिखा? नहीं, सस्पेंस वर्ड आया, मैं सस्पेंस के बारे में आपसे बहुत अच्छी डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि सस्पेंस वर्ड से मैं अभी तक बच रहा था कि सस्पेंस अकाउंट कोई ना बोले तो अच्छा है, पर एक बार कोई मैं सुन लेता हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग के अंदर हल उछल पुछल शुरू हो जाती कि मैं आपको सस्पेंस भी बताऊँ, सस्पेंस भी बताऊँ। अब आपने बोल दिया तो मैं सस्पेंस भी बताऊँगा। तो हमारा क्या लिखा? सेकेंडरी क्लेम 2, कैंसिलेशन ऑफ क्लेम। एक अकाउंट खोल देंगे, कोई भी, वो अकाउंट का नाम यही हो जरूरी नहीं है, एक कोई भी नाम रखना पड़ेगा अच्छा सा। कैंसिलेशन ऑफ क्लेम, कैंसिलेशन ऑफ क्लेम या कोई भी अकाउंट का। अब उसके नीचे लिखो एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च को क्या एंट्री होगी? ये अकाउंट जाएगा पीएनएल में। अब कैंसिलेशन ऑफ क्लेम डेबिट 2 P&L। कैंसिलेशन ऑफ क्लेम डेबिट 2 P&L, ये एंट्री हुई यदि क्लेम कैंसिल हुआ तो। इसको आप केस ए कर लेना, केस ए। इसमें दो एंट्री हुई, केस ए में कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया तो केस ए हो गया। अब केस बी लिखो, केस बी, केस बी क्लेम एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, क्लेम एक्सेप्टेड बाय कोर्ट।
क्लेम एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एट द सेम अमाउंट, कोर्ट ने सेम अमाउंट पर हमारे अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर दिया, तो हमें 75,000 अब तो देना कंफर्म हो गया। तब लिखो, तो एंट्री नंबर 1 बस एक ही एंट्री होगी। जैसी कोर्ट का फैसला हमारे अगेंस्ट आया कि भाई 75 का, अब वो प्रोविजन नहीं रहा, बल्कि वो एक्चुअल लाइबिलिटी हो गया। तो हमें प्रोविजन तो एक संभावना थी, अब तो श्योरिटी है, अब तो कंफर्मेशन है। तो अब प्रोविजन नहीं रहा, बल्कि क्लेम पेबल हो गया। नाउ प्रोविजन कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल लाइबिलिटी, तो हमें प्रोविजन को कैंसिल करके एक्चुअल लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एंट्री लिखो, प्रोविजन कैंसिल करो, प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट। ये केस भी चल रहा है, जब कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट फैसला दिया है तो हमें इस प्रोविजन को एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो प्रोविजन नाम को कैंसिल करो, अब ये संभावित दायित्व नहीं रहा बल्कि वास्तविक लाइबिलिटी बन चुका। तो प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट टू क्लेम पेबल, और बाद में जब क्लेम का पेमेंट कर देंगे, जब क्लेम का पेमेंट करेंगे, चेक इशू करेंगे, तो क्लेम पेबल टू बैंक कर देंगे। तो उसमें पहली एंट्री तो क्या होगी, प्रोविजन फॉर क्लेम टू क्लेम पेबल, और दूसरी क्या होगी, क्लेम पेबल टू बैंक। जब पेमेंट, क्योंकि कोर्ट का फैसला आएगा वो अलग डेट होगी, और कोर्ट हमें टाइम देगा कि इसका महीने भर में पेमेंट करो, देगा कि नहीं देगा टाइम, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 15 दिन, देगा नहीं देगा। तो लाइबिलिटी अलग दिन बनेगी और पेमेंट उसके कुछ समय बाद होगा, तब तक वो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी बन गई। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट टू क्लेम पेबल, और जब हम पेमेंट कर देंगे 1 महीना 2 महीना बाद, तो एंट्री क्या होगी, क्लेम पेबल टू बैंक। हाँ, प्रोविजन फॉर क्लेम हमारा एक एंटीसिपेट लॉस जो हमने प्रोवाइड किया, लॉस है वो। ठीक है, अभी हमारा क्या बन गया, संभावित दायित्व या वास्तविक लाइबिलिटी। तो हमने संभावित दायित्व यानी प्रोविजन को कैंसिल करके एक्चुअल लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। इज इट ओके? केस 2 हो गए, केस थर्ड, केस सी, केस ए था, केस बी था, केस सी है। केस सी में लिखिए, क्लेम फाइनलाइज्ड ₹80,000, क्लेम फाइनलाइज ₹80,000। हमें क्लेम में 75 नहीं 80 देना है टोटल, जबकि हमने प्रोविजन कितने का बनाया था, 75 का, लेकिन देना पड़ेगा 80 पर क्लेम फाइनलाइज हुआ। तो एंट्री क्या होगी, लिखो। अंशिका बोलो, हाँ अंशिका जल्दी से बोलो, क्या कंसर्न बेटा आपका। क्लेम पेबल लाइबिलिटी है ना, क्लेम पेबल मतलब पेबल तो लाइबिलिटी होता ना बेटा। हमने वो जो लाइबिलिटी संभावित थी प्रोविजन, उसको एक्चुअल लाइबिलिटी, तो क्लेम पेबल हमारी लाइबिलिटी है ना एक्चुअल। प्रोविजन फॉर क्लेम नहीं, प्रोविजन फॉर क्लेम हमारा एक प्रोविजन था लॉसेस के लिए। बेटा ये भी फर्क होता है, एक्सपेंसेस और लॉस में फर्क होता है। ये प्रोविजन हमारा एक लॉस के लिए बनाया गया प्रोविजन है, न कि एक्सपेंसेस के लिए। ये जो हमें क्लेम देना पड़ रहा है 2,75,000 का क्लेम देना पड़ रहा है, ये एक्सपेंसेस है या लॉस? लॉस है। एक्सपेंसेस वो जिससे कोई बेनिफिट होता है, और लॉस से कोई बेनिफिट नहीं होता। तो पहली बात तो आप एक्सपेंस गलत लिख रही हैं, तो ये प्रोविजन फॉर लॉस है, न कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। जो खर्चा हम जानबूझकर करते हैं और जिससे हमें कोई बेनिफिट मिलता है वो होता है एक्सपेंस, और जो बाय एक्सीडेंट हो जाता है वो, और जिससे कोई बेनिफिट नहीं होता वो लॉस है। बेड डेट्स क्या है, एक लॉस है, क्योंकि उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, और बेड डेट जानबूझ की नहीं हुई है। लेकिन सैलरी, रेंट, ये हम जानबूझ कर देते हैं, जिससे बेनिफिट मिलता है, हमें सर्विसेज मिलती थी, वो एक्सपेंसेस है। तो किसी आउटफ्लो से हमें सर्विसेज मिलती है, और जो इंटेंशनली होता है वो एक्सपेंस है, और किसी आउटफ्लो जो विदाउट एनी इंटेंशन हो जाता है और जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता वो लॉस होता है। तो ये प्रोविजन फॉर लॉस है, न कि प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा अंशिका, उसके बाद डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना। हाँ, क्या बात हो रही थी, क्लेम फाइनलाइज एट 80,000, तो लिखो एंट्री, प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट 75,000,
प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट 75,000, 75 का प्रोविजन कैंसिल करना पड़ेगा और लिखो डेमेजेस या डेमेजेस डेबिट या क्लेम फॉर डेमेजेस डेबिट एक ही बात है। डेमेजेस या क्लेम फॉर डेमेजेस 5,000, ये हमारा लॉस है, ब्रैकेट में लॉस लिखो। हमने लॉस कितना प्रोवाइड फॉर किया था 75, पर हुआ कितना 80। कितना लॉस इस साल मानना पड़ेगा, 5 का लॉस मानना पड़ेगा। तो लॉस डेबिट होता है कि नहीं होता है? तो लॉस डेबिट करवा रहा हूँ मैं आपको। किस नाम से डेबिट करूँ लॉस को? डेमेजेस के नाम से लॉस डेबिट कर रहा हूँ। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर क्लेम डेबिट 75,000, डेमेजेस डेबिट 5,000 टू क्लेम पेबल 80,000, टू क्लेम पेबल 80,000। यस, बस। और पेमेंट करेंगे तो क्लेम पेबल टू बैंक। ठीक है, हो गया ये पॉइंट, हो गया। ठीक है, ये हमने समझा रिगार्डिंग प्रोविजन वगैरह के बारे में। हमने कुछ बेसिक देखा। ठीक है, अगला बेसिक, हाँ, क्लेम फॉर डेमेजेस अकाउंट जाएगा पीएनएल में। वो डेमेजेस अकाउंट कहाँ जाएगा वो भी लिख लो। अगली एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू डेमेजेस 5,000। 5,000 का जो लॉस अकाउंट है वो लॉस कहाँ जाएगा? पीएल में ट्रांसफर होगा। तो पीएल में ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू डेमेजेस 5,000। तो 5,000 के लॉस अकाउंट को हम भेज देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उस डेमेजेस अकाउंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और बाकी तो ठीक है। ये एग्जांपल हटाओ। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल, नंबर अनदर एग्जांपल लिखिए। ये एक ही एग्जांपल चल रहा था जिसमें केस एबीसी थे, अभी एग्जांपल ही नया है। ठीक है, लिखिए लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ गुड्स। लॉस ऑफ गुड्स बेटा बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा समझना ठीक नहीं है। अब कि वो क्लेम 70 हुआ तो क्या हुआ। अब अगला एग्जांपल, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर ऑफ ₹50,000। ठीक है, और फिर लिखेंगे द लॉस इज फुली इंश्योर्ड, द लॉस इज फुली इंश्योर्ड। उसमें लिखे नंबर 1, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, at the end of the year, at the end of the year, claim filed at the end of the year ब्रैकेट में, claim filed at the end of the year ब्रैकेट में, claim filed but not accepted yet, but not accepted yet। मतलब क्लेम फाइल कर दिया, बीमा कंपनी को इंटीमेट कर दिया, लेकिन अभी बीमा कंपनी द्वारा क्लेम स्वीकार नहीं, अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है, रिजेक्ट भी नहीं हुआ है, पर अभी तक बीमा कंपनी से अप्रूवल नहीं आई है। और हमारा आ गया ईयर का एंडिंग आ गया, 50 का गुड्स जल गया, पॉलिसी सफिशिएंट अमाउंट की है, फुली इंश्योर्ड है। हमने बीमा कंपनी को इंटीमेट भी कर दिया कि भाई हमारे यहाँ आग लगी है और 50 का गुड्स जल गया है, और हमारे पास लॉस ऑफ प्रॉफिट की, लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी भी है, और पॉलिसी भी सफिशिएंट अमाउंट की है। अब हमें क्लेम दो, पर बीमा कंपनी की तरफ से अभी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया, बीमा कंपनी ने अभी उस क्लेम को स्वीकार नहीं किया। क्लेम नॉट एडमिटेड, क्लेम फाइल्ड बट नॉट एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी ने उसको अभी एडमिट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तब क्या एंट्री होगी?
क्या एंट्री होगी? यस। देखिए बेटा, आपने बोलने की हिम्मत की है। मैं मानूंगा कि बाकी बच्चों को तो इतना भी नहीं आता था, क्योंकि मुझे इनको सपोर्ट करना जरूरी है जिन्होंने हिम्मत की, भले वो नई बात बताने को मिलेगी मुझे आपको। बेटा अभी इंश्योरेंस कंपनी को आप डेबिट कर रहे हैं, मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से लेना दिखा रहे हैं, उसको डेटा बना रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने तो अभी देना एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप लेना कैसे दिखा सकते हो उससे? तो जब तक बीमा कंपनी से आपको लेटर ना आ जाए कि हम आपको क्लेम देंगे, इतना क्लेम देंगे, तब तक आप बीमा कंपनी को आप से लेना उससे नहीं दिखा सकते। ये बात जरूर है कि आपका ये क्लेम पूरा इंश्योर्ड है, और जब तक बीमा कंपनी इसे स्वीकार न कर ले, तब तक आप इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर नहीं बना सकते, इंश्योरेंस कंपनी से लेना दिखा नहीं सकते, उसको आप डेटर नहीं मान सकते। पता नहीं ये क्लेम एक्सेप्ट करे या, तो अभी भी दुखी है ईयर एंड में कि हो सकता है बीमा कंपनी क्लेम स्वीकार करे, क्लेम हो सकता है स्वीकार ना करे, तो हमें इस लॉस को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, इस लॉस को प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा ईयर एंड में, क्योंकि अभी बीमा कंपनी ने इसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। तो बताइए, एंट्री लिखो, लॉस बाय फायर डेबिट 50,000, टू परचेजेस, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस, हम परचेज को, गुड्स को कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा गुड्स कम हो गया, गुड्स चला गया, गुड्स आया था तो परचेज में डेबिट किया था, गुड्स चला गया तो गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसे क्रेडिट करो, गया क्या? गुड्स। तो गुड्स किस अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, तो परचेज क्रेडिट करेंगे, और लॉस हुआ है और लॉस को डेबिट करते हैं तो लॉस डेबिट कर दिया, ये हो गया। और ये अगली एंट्री, अगली एंट्री P&L टू लॉस बाय फायर, P&L टू लॉस बाय फायर, इस लॉस को भेज देंगे कंपनी के, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड, मतलब उसे अपना लॉस इस साल तो मानना पड़ेगा, ठीक। कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपना लॉस मान लिया, भले ही वो इंश्योर्ड था लेकिन फिर भी लॉस मानना पड़ा, क्योंकि क्लेम की एक्सेप्टेंस अभी नहीं आई, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर, ये था इन द ईयर ऑफ फायर, अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इसमें लिखो, इफ क्लेम एक्सेप्टेड बाय, इफ फुल क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इफ फुल क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, अगले साल बीमा कंपनी ने क्लेम हमारा एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री लिखो। अब एंट्री मुझे आपसे पूछना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप अंदाज से एंट्री बता पाएंगे, क्योंकि आपने इस तरह की एंट्री कभी देखी नहीं होगी। तो क्या एंट्री होगी नेक्स्ट ईयर जब बीमा कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, यस, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बेटा आपकी एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट बनाओ, अब इंश्योरेंस कंपनी से लेना दिखाओ, उसको अपना डेटर बनाओ, क्योंकि आपको उससे लेना है, तो वो हमारी क्या बन गई, डेटर। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, अभी उसने क्लेम एक्सेप्ट किया है, अभी पेमेंट नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमें अपना डेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उससे अमाउंट लेना है, उसने अभी दिया नहीं, चेक इशू नहीं किया, सिर्फ लेटर आया है कि हम आपको क्लेम देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना बढ़ा दो, उसको डेटा बना लो। तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू, टू इंश्योरेंस क्लेम, जो भी लिखना चाहो, टू इंश्योरेंस क्लेम, ये इंश्योरेंस क्लेम आपकी इनकम है, टू इंश्योरेंस क्लेम, तो इसमें आपकी असेट, इंश्योरेंस कंपनी तो आपकी असेट है और इंश्योरेंस क्लेम आपकी इनकम है।
क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में इसको लॉस माना था, तो इसको इस साल उसको इनकम माना पड़ेगा। अगली एंट्री लिखो, ईयर एंड में इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू P&L, इस इनकम को ले जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में एट द एंड ऑफ द ईयर। यस, इस इंश्योरेंस क्लेम नाम की इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे ईयर एंड में। तो एंट्री होगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR टू P&L। ओके, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू P&L, बस ये एंट्री होगी। और जब क्लेम मिलेगा तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी कर देंगे उस वक्त जब क्लेम मिलेगा। दिखाऊं क्या वो भी? जब मिलेगा तो बैंक को डेबिट करके इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया तो बैंक डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट। और इंश्योरेंस कंपनी से हमेशा चेक ही मिलता है, कैश नहीं मिलता। ये मैंने आपको बेसिक बताया रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम की, मैंने आपको अकाउंटिंग बता दी थोड़ी बहुत, ये कैसी होती है। लॉस होता है तब क्या, और जब क्लेम मिलता है तब क्या। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी खत्म करो, इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने का नहीं, बहुत जितना समझना था समझ लिया। ये एग्जाम्पल भी खत्म, ठीक है। हाँ, अब आपने एक पॉइंट रेस किया था, सस्पेंस अकाउंट। हम सस्पेंस के बारे में बात करते हैं, जितना टाइम बचा है ना हमारे पास अभी 5 मिनट, सस्पेंस अकाउंट की बात करते हैं। सस्पेंस अकाउंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ट्रायल बैलेंस में यदि कोई डिफरेंस आ जाए तो उसको टेली करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं उस डिफरेंस को। यही बोल रहे हैं सब लोग, और सोच लो, और सोच लो। हाँ, तो भाई यदि ट्रायल में डिफरेंस आ रहा है तो आप उस डिफरेंस को सस्पेंस में डालने की सोच रहे हो, तो पहले डिफरेंस जो आ रहा है उसकी गलती ढूंढने की कोशिश तो करो भाई लोग। कि डिफरेंस आया और टीवी में डाल दिया, डिफरेंस आया और टीवी में डाल दिया, ये तो मक्कार लोग करते हैं, आलसी लोग करते हैं। कि डिफरेंस आया टीवी में डाल दो, डिफरेंस आया। समझदार लोग और मेहनती लोग तो उस डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्यों डिफरेंस आया, कैसे आ गया डिफरेंस टीबी के अंदर। टोटलिंग मिस्टेक होगी, पोस्टिंग मिस्टेक होगी, कुछ नहीं कुछ होगी, वो गलती को ढूंढेंगे और डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे और उस डिफरेंस को टेली करेंगे, तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैंने आपको क्रॉस कर दिया, अब बोलो। चेक करने के बाद भी डिफरेंस नहीं मिला तो और चेक करेंगे, और चेक करेंगे, मतलब गलती तो है ना क्वेश्चन में, गलती तो है, सस्पेंस है मतलब गलती तो है, ढूंढनी पड़ेगी बस। लेकिन ढूंढते ढूंढते गलती ढूंढते ढूंढते पसीने आ गए, वो ठीक है, और ढूंढो और ढूंढो, लेकिन इधर आ गया ईयर एंडिंग, ऑडिट की डेट लास्ट आ गई, रिटर्न फाइलिंग की डेट लास्ट आ गई और रिटर्न फाइल नहीं किया, ऑडिट नहीं हुआ, तो लाखों रुपए पेनल्टी लग जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अब क्या करें? गलती ढूंढ के थके नहीं मिल रही और अकाउंट फाइनल करने की लास्ट डेट आ गई। इधर AGM है कंपनी में, उसके लिए पहले बैलेंस शीट चाहिए, इधर इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करना है, उसकी बैलेंस शीट चाहिए, P&L चाहिए, और बुक्स रेडी नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, तो हमें अपने फाइनल अकाउंट के अर्ली फाइनलाइजेशन के लिए, क्या के लिए? अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट आ गई सबमिशन की और हम गलती ढूंढ नहीं पा रहे, तो अब क्या करें? अब उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दें। ये तो मैंने एक बताया, ठीक है। लेकिन बेटा सस्पेंस अकाउंट का यही सिंगल यूज नहीं है, ये तो आपने बताया वो ठीक है, उसका यूज मैंने बता दिया कब करते कैसे करते, ठीक है। एक और मान लो, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं शॉप पे जाता हूँ, दुकान में खोलता हूँ, ताला खोलता हूँ, मेरा जो ऑनर है वो आने वाला है, मैं दुकान जाके खोलता हूँ, तो मुझे वहाँ पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें 8,000 रुपये कैश रखा हुआ है और पार्टी लिख के गई है, ये प्रकाश भाई को दे देना, प्रकाश भाई के लिए। और नीचे वो अपना नाम लिख के भूल गया, लिखना भूल गया कि कौन लिफाफा दे के गया। प्रकाश भाई हमारे ऑनर है, उसके लिए लिफाफा है, पर दे के कौन गया पता नहीं। अब 8,000 रुपये मेरे पास कैश तो आई और वो कैश मुझे आज यूज़ भी करनी है, गले में डालनी भी है, तो मैं कैश बुक में तो लिखूंगा 8,000 आए, क्योंकि मेरे पास कैश आई है और उसको मैं यूज़ भी करूंगा। वो लिफाफा लेके मैं कैश बॉक्स में डाल भी दूंगा और एंट्री करूंगा कैश डेबिट टू, क्या करूं? देने वाले का नाम मुझे पता नहीं कि देने वाला कौन है, कहाँ से आया था, पार्टी का नाम पता नहीं, पेयर कौन है, जिसने पे किया वो पता ही नहीं, तो क्या एंट्री करूंगा मैं? केस टू पार्टी नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या कर दूं?
अब कैश तो डेबिट करना जरूरी है आज, लेकिन मैं उसका क्रेडिट साइड नहीं लिख पा रहा। जब किसी एंट्री का एक साइड पता हो और एक साइड पता ना हो, मुझे डेबिट साइड पता है कैश, लेकिन क्रेडिट साइड पता नहीं, तो मैं क्या एंट्री कर दूं? कैश टू सस्पेंस। मुझे कैश डेबिट करना जरूरी है आज ही, लेकिन क्रेडिट में कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैंने क्या एंट्री कर दी? केस टू सस्पेंस। समझ में आया सस्पेंस अकाउंट का यूज? क्या ये डिफरेंस टेली करने के लिए होता है या ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। अब 3 दिन बाद प्रकाश भाई ने बताया कि वो पार्टी कहीं नीमच की थी, जल्दबाजी में वो लिफाफा डाल गई थी, नाम लिखना भूल गई थी। वो तो मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है या एबीसी एंड सन्स है, इसका नाम क्या पता पड़ा? एबीसी एंड सन्स ने हमें 8 हज़ार दिए थे, पर मैं एंट्री में क्या लिखा था? केस टू सस्पेंस। अब मैं क्या करूं? सस्पेंस टू एबीसी कर दूं। तो सस्पेंस अकाउंट का ये भी तो यूज है। समझ में आया आपको? मेरे पास एक और एग्जांपल, मेरे पास एक बिल आता है होटल का, और आज का डेट है 15 फेब, कल क्या थी? अब 15 फेब को आज मैं अकाउंटिंग करने बैठा, एक बिल आया, उसमें एक रेस्टोरेंट का बिल है, डिनर है, और भी लीकर वीकर भी है उसमें। लीकर समझते हो ना, दारू वगैरह का बिल है। अब ये हमारा ऑनर का बिल है, 8 हज़ार रुपये का बिल है उसके अंदर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये इसको डालूं किस खर्चे में। तो मालूम पड़ा कि हमारा जो ऑनर था वो आज सुबह की फ्लाइट पकड़ के यूएस निकल गया, और वो 2-3 दिन में तो यूएस पहुंचेगा, उसके बाद उसका मोबाइल कब चालू होगा? मैं आज क्या करूं? कैश तो हमारी गई थी 14 फरवरी को, तो मैं कैश तो क्रेडिट करूंगा, डेबिट क्या करूं? ये यदि ये डिनर उसने अपने किसी गर्लफ्रेंड को कराया तो अलग एंट्री होगी, यदि उसने डिनर उसके किसी बिजनेस क्लाइंट को करवाया, किसी बिजनेस कस्टमर को करवाया, तो एंट्री अलग होगी। अब मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि गर्लफ्रेंड को डिनर करवाया या किसी बिजनेस क्लाइंट को, तो मैं एंट्री अभी क्या कर दूं? सस्पेंस टू कैश। बाद में मैं फ़ोन करके पूछता हूँ प्रकाश भाई से कि प्रकाश भाई 14 फेब को कहाँ गए थे? तो मुझे बताता भाई ऐसी कैसी बात करता है, मैं अपना वो सीहोर वाला क्लाइंट आया था, उसको दारू पिलाकर एक डील करी है। अब ये क्या हो गया? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस। तो मैं अगले दिन क्या एंट्री मारूंगा उसकी? बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस या सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस या कस्टमर वेलफेयर या जो भी है, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट टू सस्पेंस कर दूंगा। तो समझ में आ रहा है आपको? जब किसी एंट्री का एक एस्पेक्ट पता हो और दूसरा एस्पेक्ट पता ना हो, तो टेम्परेरीली हम दूसरे इम्पैक्ट को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अकाउंट फॉर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट का यूज वही नहीं जो आप बोल रहे हैं, बल्कि यूजेस मल्टीपल हैं और भी हैं। आज के लिए टाइम हो गया अपना, कि टाइम 11:30 है, हो गया? चलिए बहुत है आज के लिए इतना, इससे ज़्यादा आप मुझे झेल भी नहीं पाओगे, तो ठीक है। थैंक यू बेटा। शायद कल की बजाय आज थोड़ा समझ में आया होगा आपको। कल और मिलेंगे, बातें करेंगे। आपको जो भी डाउट हो तो बेटा मुझसे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे रखा है। थैंक यू।